नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आल स्पेसिफिक क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन के बारे में। तो आइए शुरू करें। क्या है? शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का निर्माण होता है। प्रोटीन के उपापचय से नाइट्रोजन जैसे उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जी पदार्थों को फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। सोडियम फ्लोराइड जैसे उत्सर्जी पदार्थ त्वचा के द्वारा शरीर के बाहर निकाले जाते हैं। यूरिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्क के द्वारा शरीर के बाहर निकाले जाते हैं। उत्सर्जन का मतलब है किसी चीज़ को बाहर करना। ठीक है। उसके बाद उत्सर्जन के प्रकार। अब कई प्रकार से निकाला जाता है, तो उत्सर्जन के प्रकार पढ़ते हैं आज। तो उत्सर्जन के प्रकार 3 हैं। पहला है अमोनोटिक उत्सर्जन। इस प्रकार के उत्सर्जन में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार का उत्सर्जन जिन जंतुओं में पाया जाता है उन्हें अमोनोटिक जंतु कहा जाता है। इस प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ को निकालने के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया को सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ माना जाता है। इस प्रकार का उत्सर्जी जलीय जंतुओं में पाया जाता है। दूसरा है हमारा यूरियोटेलिक उत्सर्जन। इस प्रकार के उत्सर्जन में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया को शरीर के बाहर निकाला जाता है। कुछ उभयचर वर्ग तथा स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में इस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, जैसे मेढक, मनुष्य, हिरण, खरगोश आदि। उसके बाद तीसरा है हमारा यूरिकोटेलिक उत्सर्जन। इस प्रकार के उत्सर्जन में उत्सर्जी के पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यूरिक अम्ल को उत्सर्जी करने के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सबसे कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है। इस प्रकार का उत्सर्जन पक्षी वर्ग तथा सरीसृप वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कबूतर, मोर, सर्प, मगरमच्छ, कछुआ आदि। उसके बाद हमारा आता है वृक्क। वृक्क के बारे में देखेंगे। हमारे शरीर का सर्व प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का संग्रहण मूत्राशय में होता है। मूत्र में 95 जल तथा शेष यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक अम्ल, साधारण लवण इत्यादि होते हैं। मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा यूरिक की होती है। मूत्र का पीला रंग टिनिन के कारण होता है। मूत्र का निर्माण सामान्यतः यह मनुष्य में 24 घंटे में लगभग 100 लीटर होता है, लेकिन अंतिम रूप से 11 या 2 लीटर ही का उत्सर्जन होता है। शेष जल का पुनः अवशोषण हो जाता है। वृक्क के कार्य न करने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। मूत्र का निष्पादन बाउमैन संपुट, एक वैज्ञानिक का नाम है, में होता है। मनुष्य में 2 वृक्क पाए जाते हैं, जिन्हें दायां और बायां वृक्क कहा जाता है। मनुष्य के वृक्क का भार लगभग 300 से 350 ग्राम होता है। ठीक है। उसके बाद वृक्क के द्वारा चने गए मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थों के रूप में सर्वाधिक यूरिया पाई जाती है। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। इसका पीएच मान 6 होता है, अर्थात यह अम्लीय प्रक्रिया का होता है। मनुष्य में मूत्र के द्वारा विटामिन सी शरीर के बाहर निकाली जाती है। तंत्र के बारे में जानेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले देखता है। यह नलिकायुक्त एवं नलिका विहीन ग्रंथियों का तंत्र होता है, जिनमें विभिन्न ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रित रखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिकावाहिनी ग्रंथियाँ होती हैं, जिनका अध्ययन जीव विज्ञान की अंतःस्रावी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक वैज्ञानिक एडिसन को माना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन जैसे रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। उसके बाद आते हैं हार्मोन। हार्मोन पढ़ते हैं। हार्मोन शब्द को स्टार्लिंग तथा बेलिस नामक वैज्ञानिक ने किया था। हार्मोन्स जीव शरीर के अंदर रासायनिक संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। जैविक क्रियाओं
को उत्सर्जित करने वाले पदार्थों को हार्मोन्स कहा जाता है, जिनका निर्माण प्रोटीन के अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल तथा अमीनो अम्ल जैसे पदार्थ से होता है। फिर मनुष्य के शरीर में निम्न अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, लैंगर-हैंस की द्वीपिका यौन ग्रंथि आदि प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इसमें मात्र लैंगर-हैंस द्वीपिका नलिका युक्त होती है। यह अंतःस्रावी तंत्र एवं पाचन यंत्र दोनों से संबद्ध है। उसके बाद देखते हैं पीयूष ग्रंथि। यह मस्तिष्क के नीचे भाग में स्थित होती है। यह अन्य सभी अंतः ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इससे वृद्धि हार्मोन्स, थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स, फॉलिकल्स उत्तेजक हार्मोन्स इत्यादि 11 हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स प्रोटीन तथा स्टीरॉयड से बने होते हैं, जो जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के प्रमुख कार्य शरीर वृद्धि पर नियंत्रण रखना, मादा में अंडे तथा नर में शुक्राणु का निर्माण, दुग्ध उत्पादन पर नियंत्रण, शरीर में जल संतुलन, उपापचय का नियंत्रण रखना। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले वृद्धि हार्मोन्स के अधिक स्रावण की दशा में व्यक्ति अधिक लंबा एवं कम स्रावण की दशा में बौना होता है। उसके बाद थायराइड। इसे टेम्पो ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। यह पीयूष ग्रंथि के ठीक नीचे होती है। यह शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है। उसके बाद इससे निकलने वाले हार्मोन्स थायरॉक्सिन का प्रमुख कार्य है श्वास दर को नियंत्रित करना। थायरॉक्सिन आयोडीन नामक तत्व पाया जाता है। इसी कारण थायरॉक्सिन के अल्प स्रावण से घेंगा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि को एक अन्य नाम एडम एपिल से भी जाना जाता है, पैराथायराइड। उसके बाद पैराथायराइड, यह थायराइड के नीचे पाया जाता है। इससे स्रावित होने वाला पैराथ्रोमोन हड्डी में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। यह वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इससे एड्रेनलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। इस हार्मोन्स का मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय पर नियंत्रण करना है। भय और आवेश की स्थिति में अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि के अंतस्थ भाग से अचानक स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन्स मनुष्य को विषम परिस्थितियों से सामना करने के लिए प्रेरित करता है। इसे लाडो या उडो हार्मोन्स कहा जाता है। यह इस हार्मोन्स का दूसरा कार्य है। उसके बाद है लैंगर-हैंस द्वीपिका। तो लैंगर-हैंस द्वीपिका ये अग्नाशय में पाई जाती है। यह एक ऐसा भाग है जो पाचन तंत्र से अंग के रूप में जाना जाता है तथा अन्तः स्रावित तंत्र में ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जो मंड और शक्कर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से शक्कर रुधिर में चला जाता है, जो कि रक्त के घनत्व को बढ़ा देता है, जिससे रक्त का दाब रक्त वाहिनियों में बढ़ जाता है, जो कि ब्रेन हेमरेज एवं हृदय आघात का कारण बन सकता है। ठीक है। उसके बाद है इसी प्रकार इंसुलिन की कमी रुधिर में शक्कर के स्तर को बढ़ाती है, जिसे डायबिटीज मधुमेह नामक रोग होता है। डायबिटीज की स्थिति में उच्च रक्तदाब, तनाव, हृदय आघात एवं ब्रेन हेमरेज की संभावना बनी रहती है। यह फिर यौन ग्रंथि, यह दो प्रकार की होती है। नर हार्मोन्स ग्रंथि, इसे टेस्टिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। उसके बाद इसमें से दो हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोस्टेरोन
निकलते हैं। मादा हार्मोन ग्रंथि, इसे ओवरी कहते हैं, इससे दो हार्मोन्स एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन निकालते हैं। एस्ट्रोजेन स्त्रियों में यौन परिपक्वता, स्तन ग्रंथि का विकास और ऋतुस्राव का नियंत्रण करता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था में नियंत्रण रखता है, इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। एंड्रोजन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले देखते हैं जनन तंत्र। इसमें संतानोत्पत्ति के उत्तरदायी अंगों के तंत्र जनन तंत्र कहलाते हैं। ये नर और मादा में भिन्न भिन्न होते हैं। नर जनन अंगों के अंतर्गत वृषण, शुक्राशय, शिशन आदि 17 अंग आते हैं, जिनमें 2 काउपर एवं प्रोस्टेट ग्रंथियां हैं। उसके बाद वृषण में शुक्र नर जनन कोशिकाबद्ध का निर्माण होता है। इसका संग्रहण शुक्राशय में होता है, अर्थात वृषण एक फैक्ट्री का कार्य करता है, जबकि शुक्राशय भंडार गृह का कार्य करता है। शुक्रिय द्रव्य का निर्माण प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है और इस द्रव्य में शुक्र मिले रहते हैं। फिर मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत योनि, गर्भाशय, डिंब, वाहिनी, डिब्बी ग्रंथियां आदि लगभग 16 अंग एवं ग्रंथियां आते हैं। इनमें डिब्बे ग्रंथियों से प्रति 28 दिन पर एक परिपक्व डिंब निर्मित होकर मुक्त होता है और डिंब वाहिनी में आता है, जहां पर इसका संपर्क शुक्र से होने पर निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात निषेचित अंडे का विकास गर्भाशय में होता है और विकास के फलस्वरूप शिशु का जन्म होता है। उदरस्थ शिशु का भरण पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। सभी जीवों में अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने का गुण होता है। इसी गुण को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन के द्वारा पुरुष और स्त्री के जननांग से स्रावित शुक्राणु और अंडाणु मिलकर नया भ्रूण बनाते हैं। उसके बाद पुरुष और स्त्री का प्रजनन तंत्र भिन्न भिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। पुरुष प्रजनन के मुख्य अंग हैं अधिवृषण, वृषण, शुक्रवाहिनी का शुक्राशय, प्रोस्टेट, शिश्न आदि। स्त्री प्रजनन तंत्र के मुख्य अंग हैं सर्तसेल, बृहत भगोष्ठ, लघु भगोष्ठक, योनि, अंडाशय, डिंबवाहिनी, नली तथा गर्भाशय आदि। वृषण नरजनन ग्रंथि है जो अंडाकार होता है। इसका कार्य शुक्राणु उत्पन्न करना है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रहते हैं, जबकि मैथुन के बाद स्त्री में केवल 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। शिश्न पुरुषों का संभोग करने वाला अंग है। स्त्रियों में 2 अंडाशय बादाम के आकार के भूरे रंग के होते हैं। इसका मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना है। अंडाशय में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं। एशियाई हाथी का गर्भाधान काल सबसे अधिक 609 दिन होता है। अंडाणु की परिधि 100 से 125 मिमी तक होती है। गर्भाशय नाशपाती के आकार का होता है जो मूत्राशय के पीछे तथा मलाशय के आगे स्थित होता है। शुक्राणु और डिंब में मिलन को निषेचन कहते हैं। ऋतुस्राव को रजोधर्म, आर्तव या मासिक धर्म भी कहते हैं। ऋतुस्राव स्त्रियों में प्रायः 12 से 14 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होकर 45-50 की आयु तक होता है। शिशु का
लिंग निर्धारण। नव शिशु में लिंग निर्धारण गैमीटोजेनेसिस एवं लिंग गुणसूत्र के विभाजन पर निर्भर करता है। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े तथा 1 जोड़े लिंग गुणसूत्र होता है। इस एक जोड़े को X एवं Y द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नर में लिंग गुणसूत्र XY प्रकार का तथा मादा में XX प्रकार का होता है। लिंग निर्धारण में नर की ही भूमिका होती है, ना कि मादा की। यदि X मादा में Y नर गुणसूत्र मिलते हैं तो शिशु मादा होगा। यदि मादा और नर और Y नर गुणसूत्र मिलेंगे तो शिशु नर होगा। लिंग गुणसूत्र पर कुछ बीमारियों या शारीरिक असमानता के जीन उपस्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में शारीरिक असमानता का होना या न होना शिशु लिंग पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया को लिंग वंशानुक्रम संपर्क कहते हैं, जो नर या मादा में किसी को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाता है, जैसे गंजापन। ऐसी असमानता है जो अगली पीढ़ी के केवल पुरुषों में देखा जाता है। बाढ़, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम आदि शारीरिक असमानता से संबंधित रोग है। फिर है ट्विंस अर्थात जुड़वा शिशु। सामान्य रूप से एक शुक्र एक अंडा का निषेचन कर पाता है, क्योंकि एक मासिक चक्र की समाप्ति के पश्चात मात्रा एक अंडे का निष्कासन होता है। किंतु कभी कभी असमानता होती है, जिनके कारण जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ये स्थिति 2 है। यदि एक अंडे की जगह 2 का निर्माण होता है तो यह 2 अलग अलग शुक्राणु के द्वारा निषेचन होता है। परिणामतः 2 निषेचन अंडे गर्भाशय में उतरते हैं और 2 अलग अलग प्लेसेंटा के द्वारा माता के उदर की दीवार से जुड़ जाते हैं, जिससे 2 अलग अलग भिन्न प्रकार के शिशु पैदा होते हैं, जो असमान जुड़वा बच्चे कहे जाते हैं। तथा ये नर या मादा कुछ भी हो सकते हैं। इन बच्चों के गुण एवं प्रवृत्ति 2 अलग अलग बच्चों की तरह होती है। इनका जन्म एक साथ होता है। इसके विपरीत यदि एक अंडा एक शुक्राणु से निषेचन के पश्चात गर्भाशय में पहुंचने बाद नव शिशु के विकास के पहले ही 2 भागों में विभाजित हो जाता है, तो इन 2 भागों से अलग अलग शिशुओं का विकास होता है, जो सदैव एक ही लिंग के होते हैं और एक ही प्लेसेंटा द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें पहचानना भी कठिन हो जाता है। इन्हें समजुड़वा कहते हैं। प्रौढ़ावस्था के साथ शिशु को माता के उदर से भोजन पहुंचाने का कार्य करने वाला अंग प्लेसेंटा कहलाता है। इस तंत्र द्वारा शुद्ध रुधिर का परिसंचरण हृदय से धमनी द्वारा संपूर्ण शरीर को तथा अशुद्ध रक्त का परिसंचरण संपूर्ण शरीर से हृदय को सिराओं द्वारा होता है। ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया। परिसंचरण तंत्र के 2 प्रकार होते हैं, जिन्हें क्रमशः खुला और बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तुम्हारा पहला है खुला परिसंचरण तंत्र। आर्थ्रोपोडा संघ कॉकरोच, केकड़ा, प्रॉन, झींगा मछली, मच्छर, मक्खी आदि तथा मोलास्का संघ घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस आदि के जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र विकसित प्रकार का होता है। फिर है दूसरा हमारा बंद परिसंचरण तंत्र। सभी विकसित जंतुओं में जैसे मछली, मेंढक, सर्प, पक्षी, केंचुआ, एक्सकेरिस तथा स्तनधारी संघ में इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में बंद विकसित तथा दोहरे प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र 3 घटकों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्रमशः रुधिर, हृदय तथा रुधिर वाहिनियाँ कहा जाता है। उसके बाद है रुधिर, इसको ब्लड कहता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, जिसका निर्माण मनुष्य
में अस्थिमज्जा से होता है, जबकि भ्रूणावस्था में रुधिर का निर्माण यकृत और प्लीहा से होता है। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है, जो प्रतिशत में 7 से 8% पाया जाता है। रुधिर का निर्माण 2 घटकों से होता है, जिन्हें क्रमशः रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। उसके बाद है रुधिर प्लाज्मा। अब रुधिर प्लाज्मा का निर्माण जल, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से होता है। रुधिर प्लाज्मा में जल 90 से 92% पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थों के रूप में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। रुधिर कणिकाएं संपूर्ण रुधिर का 40 से 45% भाग बनाती हैं, जो कार्य एवं संरचना के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें क्रमशः आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, जिनका निर्माण लाल अस्थिमज्जा वाले भाग से होता है। ठीक है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत तथा प्लीहा से होता है। आरबीसी संरचना में अंडाकार होती है। आरबीसी का जीवन काल मनुष्य के शरीर में 120 दिन का होता है। संसार के समस्त स्तनधारी प्राणी में के तत्व में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा 2 ऐसे स्तनधारी प्राणियां हैं जिनमें आरबीसी के केंद्रक पाए जाते हैं। आरबीसी का रंग लाल या रुधिर का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन धातु पाई जाती है। ऊंट एक ऐसी स्तनधारी प्राणी है जिसकी आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है। हिरन की आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए अंतरिक्ष या माउंट एवरेस्ट पर्वत पर छोड़ दिया जाए तो आरबीसी की संख्या और आकार दोनों बढ़ जाएंगे। आरबीसी की संख्या मनुष्य के शरीर में 5 से 5.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। श्वेत रुधिर कणिक डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण मनुष्य के शरीर में श्वेत अस्थिमज्जा से होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल मनुष्य के शरीर में लगभग 8 से 10 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या मनुष्य के शरीर में लगभग 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात रुधिर में 600:1 होता है। डब्ल्यूबीसी आकार में अमीबा के आकार की होती है, अर्थात इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य हानिकारक जीवाणुओं से शरीर की सुरक्षा करना। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स होती है। लिम्फोसाइट्स प्रकार की डब्ल्यूबीसी आकार में सबसे छोटी होती है। संख्या में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल प्रकार की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। रुधिर पटलिकाओं को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। रुधिर पटलिकाओं का निर्माण लाल अस्थिमज्जा वाले भाग से होता है, जो संरचना में प्लेट के आकार के होते हैं। रुधिर पटलिकाओं का जीवन काल लगभग 8 से 10 दिन होता है। रुधिर पटलिकाएं रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। इनकी संख्या मनुष्य के शरीर में लगभग 3 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। डेंगू जैसे विषाणु जनित बीमारी में शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि डेंगू के विषाणु प्लेटलेट्स को खा जाते हैं। अब हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित अंग कार्य करते हैं। जैसे पहला है हृदय, दूसरा धमनी, तीसरा सिरा, चौथा केशिका। फिर पढ़ते हैं, इनमें हृदय का मुख्य कार्य रक्त का आदान प्रदान धमनी एवं सिराओं के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक। हृदय की संख्या और चैम्बर। मनुष्य में एक हृदय 4 कोष्ठीय होते हैं। मत्स्य वर्ग में एक हृदय 2 कोष्ठीय, सरीसृप और उभयचरों में एक हृदय 3 कोष्ठीय होता है। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जिसको हम घड़ियाल कहते हैं, ऐसा सरीसृप है जिसमें हृदय 4 कोष्ठीय होता है। पक्षी वर्ग एवं स्तनधारी वर्ग में हृदय 4 कोष्ठीय होता है।
केंचुआ में हृदय की संख्या 4 जोड़ी 8 कोष्ठी अर्थात 8 हृदय पाए जाते हैं। 4 जोड़ी का मतलब कितना हुआ? 8 हृदय पाए जाते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है, जिसमें ऊपर के 2 आलिंद तथा नीचे के 2 निलय कहलाते हैं। बायां आलिंद और बायां निलय एक कपाट द्वारा जुड़े होते हैं। इसी प्रकार बायां आलिंद और दायां निलय भी एक कपाट से जुड़े होते हैं। आलिंद की दीवारें पतली तथा निलय की दीवारें मोटी होती हैं। शुद्ध रक्त दाहिने आलिंद में सिराओं द्वारा पहुँचते हैं तथा यहाँ से शुद्ध रक्त दाहिने निलय को पहुँचा दिए जाते हैं। दाहिने निलय द्वारा अशुद्ध रक्त शुद्धिकरण के लिए 2 पल्मोनरी धमनी द्वारा दोनों फेफड़ों को पहुँचाया जाता है। यहाँ से शुद्ध रक्त पल्मोनरी सिरा द्वारा बाएं आलिंद को पहुँचाया जाता है। उसके बाद शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय को तथा दाएं निलय से रक्त संपूर्ण शरीर को पंप कर धमनियों द्वारा पहुंचाया जाता है। धमनी में रक्त रुक रुक कर तथा सिरा में लगातार बहता है। मनुष्य में धड़कन की दर औसतन 72 बार प्रति मिनट है, किंतु उत्तेजनाओं के समय 200 बार तक पहुंच जाती है। मानव जाति में नर का हृदय 350 ग्राम तथा मादा का हृदय 250 ग्राम से 300 ग्राम का होता है। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कोरोनरी धमनी कहलाती है और इस धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदय आघात हो जाता है। सामान्यतः मनुष्य में रक्त दाब 120 से 80 mmS पारे के दाब के बराबर होता है। सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर तक होती है। रक्त शरीर भार का 7 से 8% लीटर में होता है, अर्थात रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होती है। उसके बाद है मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर पाया जाता है। चिकित्साओं में ब्लड बैंक में रक्त को लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर 1 महीने तक सुरक्षित रखा जाता है। इसमें रक्त को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम ऑक्जेलेट रसायन मिलाए जाते हैं। ये रसायन रक्त को जमने वाले तत्व कैल्शियम को प्रभावहीन कर देते हैं। उच्च रक्तदाब की स्थिति हृदय के संकुचित होने पर बनती है, जिसे सिस्टोल कहते हैं, तथा निम्न रक्तदाब की स्थिति हृदय के फैलने पर बनती है, जिसे डायस्टोल कहते हैं। हृदय धड़कन का नियंत्रण साइनो-एट्रियल द्वारा होता है। रक्त में 55% प्लाज्मा तथा 45% ब्लड कणिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा का अधिकांश भाग जल तथा कुछ भाग खनिज लवण, प्रोटीन, वसा इत्यादि से बना होता है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। रुधिर का निर्माण लाल हड्डियों के लाल अस्थिमज्जा में तथा शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि मृत रक्त कोशिकाएं यहाँ संग्रहित होती हैं। रक्त में पाई जाने वाली प्रमुख धातु लोहा होती है। कृत्रिम रक्त रासायनिक रूप में फ्लोरोकार्बन होते हैं, जो ऑक्सीजन के अच्छे भाग होते हैं। कोई रक्त ग्रुप न होने के कारण यह किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। कृत्रिम हृदय, जिसका दूसरा नाम जार्विका से बना है, प्लास्टिक एवं एल्यूमीनियम धातु का बना होता है। इसका वजन 300 ग्राम होता है। उसके बाद हमारा रुधिर समूह। रक्त समूह की खोज के लैंडस्टीनर ने 19 से 1902 में की। रक्त समूह 4 है। 4 कौन कौन से देखते हैं? ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ठीक है। उसके बाद जैसे समूह ए, इसमें क्या होता है देखते हैं। समूह ए, इसमें एंटीजन
ए और एंटीबॉडी बी पाए जाते हैं। समूह बी, इसमें एंटीजन बी एवं एंटीबॉडीज़ ए पाए जाते हैं। समूह ए बी, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं और कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। समूह ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है और ए तथा बी एंटीबॉडी पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें रक्त समूह ए और ओ से रक्त ले सकता है तथा ए और ए बी रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। रक्त समूह बी वाला व्यक्ति रक्त समूह बी और ओ से रक्त ले सकता है तथा बी और ए बी को रक्त दे सकता है। रक्त समूह ए बी किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है तथा केवल ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दे सकता है। रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है परंतु एंटीबॉडीज़ ए तथा बी दोनों पाए जाते हैं। इसीलिए रक्त समूह ओ का व्यक्ति सिर्फ ओ से ही रक्त ले सकता है तथा सभी रक्त समूह को दे सकता है, अर्थात ए बी सर्वग्राही तथा ओ सर्वदाता है। जैसे नोट में कुछ माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चे के रक्त समूह के निर्धारण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसका निर्धारण निम्न चार्ट के अनुसार होता है। तो देखते हैं रुधिर आधान, आरएच कारक देखते हैं। यह व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रकार का एंटीबॉडी है। इसे सर्वप्रथम रीसस जाति के बंदर में लैंडस्टेनर तथा ए.एस. विनर द्वारा 1940 में खोजा गया। इनमें यह पाया जाता है उन्हें RH+ अर्थात पॉजिटिव तथा जिनमें नहीं पाया जाता है उनमें RH नेगेटिव। लगभग 90% लोगों में RH कारण पाया जाता है। RH रक्त के व्यक्तियों को RH नेगेटिव रक्त देने पर उनका रक्त संचय हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यदि RH नेगेटिव वाली माता के उदर में RH पॉजिटिव वाला शिशु है तो शिशु में बन रहा RH पॉजिटिव रक्त की कुछ मात्रा माता में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे RH पॉजिटिव के खिलाफ माता के रक्त में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, क्योंकि माता के रक्त में शिशु से पहुंचा। RH पॉजिटिव माता के लिए एंटीजन का काम किया। यह एंटीबॉडीज़ माता के रक्त से बच्चे को आहार के रूप में प्राप्त होता है। यह एंटीबॉडीज़ शिशु के शरीर में एंटीजन का काम करता है और लाल रक्त कण को नष्ट कर देता है, जिससे शिशु की प्रायः मृत्यु हो जाती है। इस अवस्था को एरिथ्रोब्लास्टेसिस फोइटल्स कहते हैं। इस अवस्था की संभावना प्रथम गर्भधारण में कम होती है। श्वसन तंत्र, शरीर के अंदर श्वास के रूप में वायु का निःश्वसन एवं उच्छ्वसन करने वाले तंत्र श्वसन तंत्र कहलाते हैं। इसके अंतर्गत नाम कंठ, एपिग्लाइटिस, श्वसन नली और फेफड़े आते हैं। ये तंत्र शरीर के भीतरी मुख्यतः वायु मार्ग का कार्य करते हैं। इसमें एपिग्लाइटिस भोजन निगलते समय श्वास मार्ग को बंद कर देता है। श्वास नली उपास्थि मतलब लचीली हड्डी की बनी होती है। फेफड़े में रुधिर का शुद्धिकरण गैस के आदान प्रदान से होता है। गैस का आदान प्रदान वायु कुपिकाओं के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन कुपिकाओं से रक्त में तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कुपिकाओं में प्रवेश करता है। वयस्क मनुष्य के फेफड़ों में 30 से 40 करोड़ वायु कुपिकाएँ होती हैं। मनुष्य में दायां फेफड़ा 3 पिंडों में तथा बायां फेफड़ा 2 पिंडों में विभाजित होता है। कुपिकाओं में गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया विसरण के द्वारा होती है। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध फेफड़ों से होता है। ये बीमारी अधिक सिगरेट पीने से होती है, जिसमें फेफड़ों की कुपिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और गैसीय आदान प्रदान की
क्रिया प्रभावित होती है। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनमें ऊपर प्ल्यूरा नामक झिल्ली का आवरण बना होता है या पाया जाता है। फिर हमारा श्वसन, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। श्वसन जीवों में 24 घंटे चलने वाली क्रिया है। श्वसन के प्रकार, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें क्रमशः ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन कहा जाता है। पहला है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के बाद ऑक्सी श्वसन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण जारण ऑक्सी श्वसन कहलाता है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज पायरेविक अम्ल में तोड़ा जाता है। इसे विखंडन के दौरान 2 एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी एवं अनाक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र के दौरान पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है। इस विखंडन के दौरान 36 एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। पायरुविक अम्ल का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में होता है। जब मनुष्य अधिक कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। लैक्टिक अम्ल में जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। मांसपेशियों में दर्द का कारण संबंधित कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी को भी माना जाता है, क्योंकि ऑक्सी श्वसन की क्रिया में 2 एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब अनाक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो इसे किण्वन कहा जाता है। किण्वन क्रिया के द्वारा शराब तथा सिरके का निर्माण होता है। श्वासोच्छ्वास, सामान्यतः सांस लेने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। श्वसन क्रिया की शुरुआत डायफ्राग्म के क्रियाशील होने से होती है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% ग्रहण की जाती है और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% ही छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन 21% ग्रहण की जाती है तथा 16 छोड़ी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 वातावरण में भी इतनी ही मात्रा में है ग्रहण की जाती है तथा 4% छोड़ी जाती है। गहरी सांस लेने 3.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है। इस क्षमता को वाइटल क्षमता कहते हैं। सामान्य सांस में 1/2 लीटर गैस ग्रहण की जाती है, जिसे टाइडल क्षमता कहते हैं। 1.5 लीटर गैस फेफड़ों में प्रत्येक दशा में बनी रहती है, जिसे रेसिडुअल क्षमता कहते हैं। फेफड़े की गैस धारण की अधिकतम क्षमता 5 लीटर है। ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हीमोग्लोबिन की मात्रा निर्भर होता है। गैसों का विनिमय परासरण क्रिया द्वारा होता है। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर 2 चक्रों ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब के माध्यम से पूरा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनाक्सी श्वसन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल और जल का निर्माण होता है। अधिक परिश्रम करने पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिससे थकान महसूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन मुख्यतः बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। इसके बाद हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रुधिर 2% ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जो कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऊतक किसे कहते हैं? तो शुरू करते हैं। ऊतक
तो इसमें कह रहे हैं कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो ऊतक कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी या औतकीय में किया जाता है। ये जंतु एवं वनस्पति में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। फिर है जंतु ऊतक। अब जंतु ऊतक के बारे में जानते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। ये जंतु ऊतक होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है उसको देखते हैं। एपिथेलियल ऊतक। यह मुख्यतः अंगों के बाह्य एवं आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। ये कुछ स्रावित ग्रंथियां जैसे दूध ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथि, पसीने की ग्रंथियां आदि में भी पाए जाते हैं। फिर दूसरा है हमारा पेशीय ऊतक। ये मुख्यतः मांसाल भागों एवं खोखले अंगों की दीवारों का निर्माण करते हैं। ये अंगकों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, जैसे हृदय ऊतक, यकृत ऊतक, वृक्क ऊतक आदि। तीसरा है हमारा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक ये 2 या 2 से अधिक ऊतकों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे रक्त ऊतक, लिगामेंट, कार्टिलेज आदि। ठीक है। चौथा पढ़ते हैं। चौथा है हमारा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचना तथा मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदर्श को अवशिष्ट अंग तक पहुंचाना होता है, जो कि न्यूरॉन्स के माध्यम से करता है। ठीक है। संवेदनाओं का चालन केमिको-मैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। इसे केमिकल का नाम एसिटिलकोलिन है। 5वां है हमारा जनन ऊतक। अब जनन ऊतक क्या है? ये जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो नर में स्पर्म एवं मादा में ओवा का निर्माण करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं कुछ। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक एवं तंत्रिका ऊतक। जंतु बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर उपकला ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक में रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है तथा इनकी कोशिकाओं में पोषण विकसरण विधि से लसिका द्वारा होता है। उपकला ऊतक त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा जनग्रंथियों की दीवार पर पाए जाते हैं। उपकला ऊतक शरीर के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर शरीर के सभी अंगों एवं अन्य ऊतकों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक संयोजी ऊतक कहलाता है। संयोजी ऊतकों का प्रमुख कार्य शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट कर ऊतकों को नवीन कोशिकाओं की आपूर्ति करना है। ठीक है। रुधिर एवं लसिका जैसे तरल ऊतक संवहन से सहायक हैं। शरीर की सभी पेशियों का निर्माण करने वाला ऊतक पेशी ऊतक कहलाता है। पेशी अरेखित, रेखित तथा हृदयक जैसे 3 प्रकारों में बटे हुए हैं। इसके बाद अनैच्छिक रूप से गति करने वाले अंगों आरनाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियाँ आदि में अरेखित ऊतक पाए जाते हैं। अरेखित पेशियाँ उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करती हैं जो स्वयं गति करती हैं। रेखित पेशियाँ शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छा अनुसार गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के 1 या 2 सिरे रूपांतरित होकर डेंटल के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। हृदयक पेशी केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों की वजह से होती है। फिर है मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ग्लूटियस मैक्सिमम मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा स्पेडियस सबसे छोटी मांसपेशी है। ठीक है। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन्स एवं न्यूरोग्लाया जैसे 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। फिर तंत्रिका ऊतक शरीर में होने वाली सभी प्रकार की अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। उसके बाद देखेंगे वानस्पतिक ऊतक। तो इसको ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है वर्दी ऊतक। यह सबसे तेज विभाजित होने वाला ऊतक होता है। ये पौधों के शीघ्र भाग, पश्चभाग, कार्य तने की मोटाई में वृद्धि, अंतः संधि भाग, कार्य शाखाओं का निर्माण में पाए जाते हैं। ठीक है। ये
ऊतक हरित लवक की उपस्थिति में भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। ये भोजन संचय का भी कार्य करते हैं। दूसरा है स्थायी ऊतक। जब वृद्धि ऊतक की विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है तो वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन निर्माण, भोजन संचय और आंतरिक सहायता है, अर्थात कोशिका को मजबूती प्रदान करना। आंतरिक सहायता का मतलब है कोशिका को मजबूती प्रदान करना। फिर है हमारा जटिल ऊतक। जटिल ऊतक के बारे में जानें। जटिल ऊतक, एक से अधिक स्थायी ऊतक के मिलने पर जटिल ऊतक का निर्माण होता है। ये दो प्रकार के हैं। पहला है जाइलम। जाइलम का मुख्य कार्य जमीन से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण कर पौधों के संपूर्ण अंग तक पहुंचना होता है। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक, इसका फ्लोएम का कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों की जड़ तक पहुंचाना होता है। जाइलम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध तथा फ्लोएम गुरुत्वाकर्षण बल की ओर कार्य करता है। ठीक है। अंग तंत्र, इसमें क्या है, पित्त वसा को पानी में घुलनशील बना देता है। ठीक है। जो ऊतक कार्य को संपादित करते हैं तो उन ऊतकों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। प्रमुख अंग तंत्र निम्नलिखित हैं। ठीक है। अब ये कितने हैं, 6 अर्थात 6 हैं। तो सबसे पहला है पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तीसरा है श्वसन तंत्र, चौथा है अंतःस्रावी तंत्र, पांचवा है तंत्रिका तंत्र और छठा है जनन तंत्र। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट नंबर पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है, मनुष्य में पाचन मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक होता है। इनमें निम्नलिखित भाग हैं। तो पहला भाग है मुख। इनमें लार ग्रंथि से लार निकालकर भोजन से मिलाकर भोजन को अम्लीय रूप प्रदान करती है तथा लार में पाई जाने वाली एंजाइम इमाइलेज अथवा टाइलिन मंड को आंशिक रूप से पचाने का कार्य करते हैं। मुख में गर्म भोजन का स्वाद बढ़ जाता है क्योंकि जीभ का पृष्ठ क्षेत्र बढ़ जाता है। मुख में पाया जाने वाला एक एंजाइम लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। भोजन मुख से आगे के पाचन तंत्र में क्रमाकुंचन गति से बढ़ता है। दूसरा है ग्रसनी। इस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, यह सिर्फ मुख और अमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। तीसरा है अमाशय। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। मनुष्य के अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो जठर रस का स्त्रावण करती हैं। ठीक है। जठर रस के रासायनिक संगठन में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त HCl तथा विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अमाशय में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं जिनके कार्य इस प्रकार हैं। पहला है पेप्सिन एंजाइम, इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है। दूसरा है रेनिन एंजाइम, इसके द्वारा दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन का पाचन होता है। लाइपेज एंजाइम, इसके द्वारा वसा का पाचन होता है। एमाइलेज एंजाइम, इसके द्वारा मंड का पाचन होता है। उसके बाद HCl अमाशय में भोजन के पाचन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं तथा कंकड़ तथा पत्थर जैसे कणों को गला देता है। उसके बाद हमारा आता है चौथा छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम से होता है क्योंकि आंतीय रस का pH मान 8 से 8.3 होता है। छोटी आंत को आहार नाल का सबसे लंबा भाग माना जाता है जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। कार्य तथा रचना के आधार पर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जिन्हें क्रमशः ग्रैणी, मध्यांत्र तथा शेषांत्र कहा जाता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में और अग्नाशिक रस का निर्माण अग्नाशय में होता है। पांचवा है हमारा यकृत अर्थात लीवर। छोटी आंत में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है क्योंकि आंतीय रस का pH मान 8.0 से 8.3 होता है। छोटी आंत को आहार नाल का सबसे लंबा भाग माना जाता है जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। कार्य तथा संरचना
के आधार पर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जिन्हें क्रमशः ग्रहणी, मध्यांत्र तथा शेषांत्र कहा जाता है। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में भोजन के पाचन में पित्त रस और आग्नेयाशिक रस सहायक होते हैं। पित्त रस का निर्माण यकृत में और आग्नेयाशिक रस का निर्माण अग्नाशय में होता है। छठा है हमारा अग्नाशय। मनुष्य के शरीर का ऐसा अंग है जो मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अग्नाशय में बाह्य स्रावित भाग के रूप में आग्नेयाशिक नलिका पाई जाती है, जब अंतःस्रावित भाग के रूप में हैंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का निर्माण 3 प्रकार की कोशिकाओं से होता है जिन्हें क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोशिकाएं कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है बड़ी आंत। इस भाग में बचे भोजन का शेष 90% जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है, जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता। कार्य तथा संरचना के आधार बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं जिन्हें क्रमशः अंधनाल, कोलोन तथा मलाशय कहा जाता है। फिर है मलाशय, 8वां। इस भाग में अवशिष्ट भोजन का संग्रहण होता है। यहीं से समय समय पर बाहर निष्क्रमण होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।